सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम लोग। आज मैं तुम लोग को बताऊंगा टीचिंग के मेथड्स होते हैं। टीचिंग के मेथड देखो, दो तरह के मेथड होते हैं टीचिंग के। एक टीचर सेंटर्ड होता है और एक क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड। देखो टीचर सेंटर, देखो मैंने बताया था कि दो लोग होंगे। पहले तो मतलब तीन वेरिएबल्स होते हैं। पहला टीचर होगा, दूसरा लर्नर होगा यानी कि स्टूडेंट होगा, और तीसरा कौन होगा, सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, अभी सपोर्ट मटेरियल को साइड रखो। एक टीचर है, दूसरा क्या है, स्टूडेंट है। तो यहाँ ये देखते हैं कि रोल किसका क्या है। पहला टीचर सेंटर। टीचर सेंटर मतलब क्या होता है मालूम है, सारा जो कोर्स डिजाइन करेगा वो टीचर करेगा। टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सारा चीज डिसाइड कौन करेगा, टीचर ही करेगा। टीचर ही लेक्चर देगा और स्टूडेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। टीचर जैसा स्टूडेंट को गाइड करेगा, जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, स्टूडेंट बस वैसे ही क्या करेगा, फॉलो करेगा। यहाँ पर ना स्टूडेंट पैसिव रहेगा, मतलब वो पैसिव रहेगा, शांत रहेगा। जो भी रहेगा टीचर ही रोल में रहेगा। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को जनरली पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, और एक होता है बच्चों लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड मतलब क्या होता है, जिसको आज के डेट में मॉडर्न मेथड भी बोलते हैं। लर्नर सेंटर मतलब टीचर सिर्फ ना गाइड करेगा। क्या करेगा, टीचर गाइड करेगा और स्टूडेंट खुद काम करेगा। जैसे मैं अभी कॉमर्स पढ़ाता हूँ ना, कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे करता हूँ मालूम है, पहले कैसे करता था। पहले मैं ऐसा करता था कि पहले मैं जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, जैसे तुम लोग को जब पढ़ाया था याद होगा, मैं क्या करता था, पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाता था। कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर एक क्वेश्चन उठाया, फिर क्वेश्चन बनाया, फिर बुक के लगभग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करता था, आपको बना के दिखाता था, और आप लोग क्या करते थे, उसको फिर अपने छाप लेते थे कॉपी में। यही करते थे कि नहीं करते थे। फिर घर जाके आपको जो प्रैक्टिस करना वो आप जानते थे, वो आपका पर्सनल मैटर था और आप लोग कर भी लेते थे जनरली। लेकिन अब जो समय है वो बदल गया है। आजकल के बच्चे घर में पढ़ते नहीं है, ये है। तो अब मैं क्या करता हूँ मालूम है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बताया, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन में क्या कर देता हूँ, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें सारे वेराइटीज आ जाते हैं, तो वैसा एक क्वेश्चन करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करता हूँ, क्वेश्चन को ना बोर्ड में लेकर आता हूँ, एक क्वेश्चन को, और सिर्फ क्वेश्चन को मैं उन लोगों को गाइड करता हूँ कि ध्यान से सुनो, बोलता हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, एकदम ध्यान से सुनना। कहीं दिक्कत होगा तो भले मैं समझा दूंगा, वहां पे गाइड करूंगा, बट इस क्वेश्चन को देखो ध्यान सुनो, मैं नहीं बनाऊंगा, बोलता हूँ तुम लोग को बनाना है। सिर्फ समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसा करना, ये गाइड कर देता हूँ, बस उनको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। उसके बाद उस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, बच्चे खुद सॉल्व करते हैं, और जहां फंसते हैं तो वहां मैं बताता हूँ। तो टोटल देखो यहाँ पे बच्चे क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। जब टीचर खुद क्या कर रहा है, जब मैं खुद अगर हर क्वेश्चन को बना बना के दिखा रहा हूं, तो बच्चे फिर पैसिव रहेंगे। स्टूडेंट पैसिव रहेगा, वो क्या करेगा, देखेगा और अपने कॉपी में क्या कर लेगा, छाप लेगा। जो बच्चा एक्टिव है वो जाके घर में जाके प्रैक्टिस भी करेगा। कोई बच्चा एक्टिव नहीं तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो ये मेथड से क्या होता है, बच्चे खुद जब बनाते हैं तो खुद उनको अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी स्पीड का एहसास होता है, कितने एक्टिव होते हैं फिर वो लोग। फिर उनका ब्रेन चलता है कि अरे अच्छा करना है क्या। जब कभी लिखते हैं खुद बनाते तो ब्रेन चलता है, थोड़ा स्लो होता है बट अच्छा होता है। इसको बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। क्या बोलते हैं, लर्नर सेंटर मेथड बोलते हैं। तो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा लर्नर सेंटर। टीचर सेंटर इसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल। पुराने जमाने में, पुराने जमाने में देखो ना, पहले टीचर यही तो होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। टीचर आता था, लेक्चर देता था, पढ़ाता था, सब कुछ टीचर ही करता था। आज के जमाने में क्या आ गया, लर्नर सेंटर्ड आ गया। क्या आ गया, लर्नर सेंटर्ड। अच्छा, आप लोग देखोगे कि समय के साथ टीचिंग का ना जो तरीका वो बदलता चला गया है। प्राचीन काल में देखोगे, एंशियंट टाइम में जब देखोगे, तो उस समय पुराने जमाने में देखोगे, कभी महाभारत रामायण देखते होगे, तो उसमें कभी गौर करना कि गुरु जी बैठे रहते थे। जो गुरु होते थे वो बैठते थे, और बच्चे भी सामने बैठे रहते थे, और गुरु जी सिर्फ लेक्चर देते थे। याद है, देखे होगे पिक्चरों में, सिर्फ वो लेक्चर देते थे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सब लेक्चर देते थे। और बच्चों को कॉपी पेन में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो चीज को क्या करते थे, वो अडेप्ट करते थे, है ना। वो चीजों को क्या करते थे, अडेप्ट करते थे, और सोचो ब्रेन में रखते थे वो चीज को। पता है, तो पावर देखो, रिटेंशन पावर कितना होता था कि वो ब्रेन में रखते थे। वो बोला और दिमाग में वो चीजें हैं उनके, है ना। लेकिन समय बदला, फिर सपोर्ट मटेरियल की यूज की जरूरत पड़ने लगी, फिर थोड़ा बुक्स वुक्स वहां पे रोल में आ गया, फिर धीरे से एक समय ऐसा आया कि बोर्ड का रोल आ गया, है ना। और आज देखो, वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं है, आज हर प्रकार की फैसिलिटी हो गई है ना समय के साथ। तो लर्नर धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो होता चला जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक है, खैर चलिए। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या क्या चीजें आती है। टीचर सेंटर्ड में बेटा फोकस, तो सबसे पहला फोकस है टीचर पर फोकस होता है। मतलब पूरा फोकस क्या होता है, मेन लीड रोल में कौन होता है, टीचर होता है। सपोर्टिव नहीं होता, मतलब सपोर्टिव तो अलग बात है, बट मेन लीड रोल किसका होता है, स्टूडेंट सेकेंडरी रोल में रहेगा। वही नॉलेज का पूरा सोर्स होता है, रोल ऑफ स्टूडेंट।
स्टूडेंट बस पैसिव लिसनर होते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं। और अगर जो बच्चे एक्टिव है ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। नॉलेज फ्लो वन वे फ्लो होता है, टीचर ही नॉलेज देता है, बच्चों से नॉलेज नहीं मिलता। देखो अभी क्या होता है, जैसे मैं अगर बच्चों को बोलता हूँ तुम काम करो, तो कई बार बच्चों से ही मुझे कुछ चीजें सीखने को क्या होती है मिलती। बच्चे कई बार कुछ अलग चीज क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन निकाल के बताते, सर ऐसे करके देखे क्या, ऐसे भी तो आंसर आ सकता है। बोला हाँ यार ये भी अच्छा चीज है, ये भी कर सकते हैं। तो बच्चे भी क्या कर रहे हैं, एक्टिव होते हैं ना वहां पर, है ना। टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड, यहाँ टीचिंग मेथड क्या होता है, देखो एग्जाम में ना मैच द कॉलम पूछ देता है कि टीचर सेंटर के कौन कौन से मेथड है। तो आपको टीचर सेंटर में क्या क्या आता है, लेक्चर मेथड आता है। क्या आता है, लेक्चर, मतलब टीचर आएगा सिंपल लैंग्वेज में लेक्चर देगा और चला जाएगा, ये लेक्चर मेथड है। कैसा मेथड है, लेक्चर, ठीक है। डिक्टेशन, डिक्टेट करना, कोई चीज को समझाना, एक्सप्लेन करना। रूट लर्निंग, रट्टा मारना, मतलब कुछ टेबल बता देना, उसको बोलो रट लेना बेटा, इसको बार बार रटो रटो रटो, ऐसा हो जाएगा, है ना। असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट करना, इवैल्यूएशन करना। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, निर्धारण करना कोई चीज को, मतलब टेस्ट कैसे, कैसे पता चलेगा कि बच्चा उस चीज को सीखा है कि नहीं सीखा है। तो कैसे पता चलता है, बेस्ड ऑन मेमोरी, टेस्ट एंड एग्जाम। जनरली टेस्ट और एग्जाम लिया जाता है, हर हफ्ते क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा कि भाई मैंने 4 क्वेश्चन पिछले हफ्ते कराया था, आज उसका टेस्ट है, चलो बना के दिखाओ मेरे को, है ना, ये होता है। इंटरेक्शन, जनरली इंटरेक्शन का मतलब पता है ना आप लोगों को, जनरली स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं होते हैं। टीचर आता है पढ़ाता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो इंटरेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, कम होते, मोस्टली कम होता है। जो बच्चा एक्टिव है तो वो इंटरेक्ट हो जाएगा, जो बच्चा पैसिव है तो फिर इंटरेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल, तो टीचर का पूरे क्लासरूम में कंट्रोल किसका रहता है, टीचर का ही पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। आई बात समझ में कि नहीं है, सब टीचर ही डिसाइड करेगा, सब कौन डिसाइड करेगा, टीचर। अब लर्नर सेंटर अप्रोच समझ में आ गया आप लोगों को, लर्नर सेंटर अप्रोच, व्हाट इज लर्नर सेंटर अप्रोच, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, तो लर्नर सेंटर अप्रोच जैसे कि पता है, फोकस किस पे होगा, स्टूडेंट पे। जैसे मैं बताया ना, मैं कैसे पढ़ाता हूँ बताया ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन दे दूंगा और फिर बच्चे क्या करेंगे, खुद उसको सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है। स्टूडेंट उसकी नीड और इंटरेस्ट पर पेस होता है, पेस पर फोकस होता है, मतलब स्टूडेंट की नीड पे हिसाब से पढ़ाया जाता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है और उसके स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जाता है। पेस मतलब स्पीड होता है जी, ठीक है। रोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का रोल एक्टिव होता है यहाँ पे, क्या होता है रोल, स्टूडेंट सीखता भी और डिस्कस भी करता है, सीखता भी और क्या करता है। जैसे अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ थोड़ी ना रहे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं भी आप बोल रहा हूँ और आपको बोलने की पूरी अथॉरिटी, आप भी बीच बीच में बोल रहे हैं, आप भी पूरा बातचीत कर रहे हैं, है ना, आप भी अपनी सोच कर रख रहे हैं। क्या है ये आपका रोल ऑफ स्टूडेंट, नॉलेज फ्लो। तो बताइए नॉलेज फ्लो 2 वे होता है, क्या होता है, टीचर भी अपना नॉलेज देता है, बच्चे भी अपना क्या करते हैं, नॉलेज देते हैं। टीचिंग मेथड, तो जनरली टीचिंग मेथड क्या होता है, डिस्कशन मेथड, बातचीत कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, जैसे अभी हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल बोल सकते हैं। आप देखो जब कोई चीज अपन हमारे सामने टॉपिक आती है ना, देखो हमारा ही अलग परसेप्शन रहता है उसके बारे में, मेरा परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन क्या है। तो जैसे मैं कुछ बोला, फिर आप बोल रहे हो सर, हाँ सर लर्नर सेंटर में और एक आध एग्जांपल दे रहे हो, सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, भी क्या लर्नर सेंटर है क्या, कुछ कुछ चीजें दिमाग में आती है, तो डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन से और जल्दी ज्यादा क्या होता है, आप कैच करते हो, सोते नहीं हो, आप समझते हो, है ना, ऐसा होता है। एंड देन होता है तुम्हारा ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क मिलकर काम करना, क्या करना, मिलकर काम करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व दे देना, प्रोजेक्ट दे देना उनको, प्रॉब्लम सॉल्व कर, एक प्रॉब्लम दे दिए, चलो बेटा सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। जैसे मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं तो उनको रोल दे दिए, रोल असाइन कर दिए, ठीक है, चलो तुम मैनेजर हो, तुम सबऑर्डिनेट हो इसके, तुम फलाने डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, चलो अभी प्रॉब्लम आया इसको कैसे हल करोगे, रोल दे दिए, है ना। तो वो सोचेगा, तभी तो सोच पाएगा, जब उसको रोल मिलेगा तभी सोच पाएगा, है कि नहीं। असेसमेंट कैसे किया जाता है इसमें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, असेसमेंट होता है इसमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उससे। आजकल सीबीएसई के जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, टोटल कैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले आते हैं। डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आते, रट्टा मार वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, मीनिंग डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, सीधा केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। यूजीसी नेट का भी वही कहानी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना कॉमन सेंस आप यूज करते हो, अपना बुद्धि कितना चलाते हो, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये बोलोगे कि एज इट इज यहां से क्वेश्चन आएगा, तो मैं साफ साफ बोल दूं एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। देखो हम लोग बताया ना तुम लोग को, यूजीसी नेट का एग्जाम में जितना कम पढ़ोगे और जितना एक्यूरेट पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि पीवाईक्यू करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो और सीधा कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ो। कॉन्सेप्ट जितना हमारा कॉन्सेप्ट का नोट छोटा, देखो ये पेज कितने पेज का है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पेज है ज्यादा नहीं 38 पेज का है ना, कितने पेज का है, 38 पेज का है। डेली आप एक बार क्या कर सकते हैं, एक दो दिन के आड़ में बैठे बैठे 10-15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा जो पढ़े हो। और जब जब एमसीक्यू बनाओगे
तो फिर वहां कोई तकलीफ, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पर भी नई नई चीजें मिलेंगी, उसको सीखोगे, अडेप्ट करोगे उस चीज को, हाँ भाई ये भी है वो भी है, मॉडल वॉडल देखोगे उसमें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? ठीक है। डिस्कशन ग्रुप और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या होता था जैसे हम पढ़ते थे जब यूजीसी नेट के लिए हम लोग जब तैयारी करते थे, तो जब पढ़ते थे तो पढ़ते रहते थे, और होता ये था कि पढ़े कॉन्सेप्ट, हम क्या सोच रहे इमेजिन कर रहे हैं जो मैं पढ़ा हूँ वैसे ही एमसीक्यू आता होगा, पढ़े, और जब हम पीवाईक्यू करने जाए तो एक क्वेश्चन ना बने, दिमाग खराब हो जाए, यार क्या पढ़े हम, क्या सर ने पढ़ाया, कुछ तो समझे भी नहीं आ रहा है, तो कुछ आई नहीं रहा है बुक में, कुछ आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूरा लग दिया पीवाईक्यू, ऐसे में तो फेल हो जाएंगे, क्या पढ़ाया इसने। लेकिन फिर समझ में आने लगा कि नहीं यार, अपने को पीवाईक्यू करना है, उससे आपको ये तो है आपके लिए, फिर वहां से आपकी प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सब धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इंटरेक्शन, तो असेसमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, स्किल, प्रेजेंटेशन, एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट वगैरह बेस पे क्वेश्चन चीजें दी जाती है। इंटरेक्शन, ज्यादा इंटरेक्शन दोनों के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। कंट्रोल, लर्नर भी डिसाइड कर सकता है, कंट्रोल देखो, क्लासरूम का कंट्रोल टीचर भी कंट्रोल करता है, तो साथ में लर्नर भी क्लासरूम को कंट्रोल डिसाइड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो इसका कंपैरिजन करते हैं। फोकस, तो टीचर सेंटर में टीचर पे फोकस होता है, इस पे लर्नर पे फोकस होता है। स्टूडेंट रोल क्या होता है, और इसमें एक्टिव। टीचिंग स्टाइल कैसा होता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड, इंस्ट्रक्शन देता है टीचर, बताता है चीजों को, समझाता है, एक एक एग्जांपल कर करके दिखाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेट, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है ना, उस बातों पे स्टूडेंट, उस टॉपिक पे स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है। लर्निंग टाइप, सीखने का तरीका क्या होता है, तो जनरली ये रूट लर्निंग होता है, रट्टा मार। ठीक है, और ये वाला एक्सपीरियंशियल, मतलब कि आप एक्सपीरियंस करते हो, जब आप खुद वो रोल को अदा करते हो तो क्या करते हो, एक्सपीरियंस करते हो। अभी आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो आप ये मत पढ़ो कि आप स्टूडेंट हो, आप एक रोल में आ जाओ, बॉस आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये समझ के पढ़ो। आप बोलो, सोचो बन गए हो आप, और वो समझ के पढ़ो, आप अपने आप को एक प्रोफेसर समझ के पढ़ो। समझ में आ गया? आप प्रोफेसर इस रोल में रह के पढ़ो, फिर देखो कैसे चीजें समझ में आएंगी। अपने आप को टीचर समझो कि मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है, स्टूडेंट बन के मत पढ़ो, हर कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। समझ में आ गया? तो यहाँ कौन हो, स्टूडेंट की जगह। देखो जब भी कोई पढ़ाई पढ़ोगे, देखना जब भी कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हमेशा आपको एक रोल में मैं डालूंगा। शुरू से याद है, एक कैरेक्टर में ढलवाता था, उसके बाद पढ़ाता था। जब पार्टनरशिप पढ़ाया तो वहां तुमको फर्म की कैरेक्टर में ढलवाता था। जब अपन वो पढ़ते थे, अकाउंट्स वगैरह पढ़ते थे, वहां तुम लोग को बिजनेस बोलता था, बनो। याद है, इकोनॉमिक्स जब पढ़ाता हूँ मैं तुम लोग को, तो तुम लोग को कभी कंज्यूमर बना देता हूँ, तो कभी तुम लोग को कैरेक्टर किसके कैरेक्टर में डाल देता हूँ, प्रोड्यूसर के कैरेक्टर में डालता हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो आया बात समझ में कि नहीं आया? कंट्रोल टीचर के पास होता है, स्टूडेंट के पास भी होता है, और इंटरेक्शन लो होता है, इसमें हाई इंटरेक्शन होता है, दोनों मिलकर जुलकर काम करते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कोई परेशानी है तो बोलो। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। चलिए बताइए क्या समझते हो ऑफलाइन से आप लोग? ऑफलाइन वाले वो क्लासेस जो हम लाइव आके अटेंड करते हैं। बिल्कुल, फिजिकल एक एटमॉस्फेयर होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे फिजिकली टीचर भी प्रेजेंट होता है, स्टूडेंट प्रेजेंट होता है, बोर्ड वगैरह एकदम बिल्कुल सामने रहते हैं, बुक्स वगैरह नोट्स कॉपी रहते हैं, है ना, और आपको यूनिफॉर्म में आते हो, है ना, पर जब तैयार वैयार होके आते हो, है ना, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, महंगा भी पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल वेट्रोल खर्चा करके आप आते हो, या कन्वेंस या ट्रैवल करके आओगे तो उसका पैसा अलग लगेगा, टिकट वगैरह का थोड़ा महंगा होता है, बट इफेक्टिव होता है। बट क्या होता है? इफेक्टिव होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या होता है? ज्यादातर इफेक्टिव होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये ऑफलाइन। और ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन वो क्लासेस जो हाँ किसी हाँ, ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो, या किसी का रिकॉर्डिंग वीडियो से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी किसी मतलब टीचर से, आप कहीं दूर किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन घर में बैठे पढ़ रहे हो, तो सस्ता होता है, कोई खर्चा नहीं, कैसे ही बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, तैयार वैयार होने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह जब याद होगा कोविड आया था, ब्रश वश किए बगैर ही क्लास अटेंड करना चालू कर देते थे बच्चे, है ना, ऐसा होता है ना, तो ये सब चीजें होती है। तो ये ऑनलाइन लेक्चर है, क्या है ये? ऑनलाइन। तो ऑफलाइन देखो क्या होता है, ऑफलाइन देख लो, लोकेशन क्या, उसका लोकेशन क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, कोई भी क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अभी हम लोग कैसा पढ़ रहे हैं? फेस टू फेस। अब यही वीडियो रिकॉर्डिंग से आप जब आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, यही ऑनलाइन हो जाएगा, है ना। इंटरेक्शन, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, स्टूडेंट टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। टीचिंग मेथड, लेक्चर मेथड, ब्लैक बोर्ड, ग्रुप एक्टिविटीज, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, क्लासरूम इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन, मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होता है, बकायदा डिसिप्लिन होता है, बताया ना तुम लोग को, तैयार होकर आते हो, सिस्टम से बैठते हो। अभी ऑनलाइन में पढ़ोगे तो क्या करोगे, आराम से बैठे रहोगे, सोते रहोगे,
है ना। ऐसा होता है ना, और वीडियो को ऑफ कर दोगे, अपने आप को दिखाओगे नहीं, है ना, तो ऐसा होता है ना। तो ये सब नहीं रहेगा। टीचिंग मेथड, लेक्चर और ब्लैक बोर्ड और ग्रुप एक्टिविटीज। डिसिप्लिन नहीं रहता, मतलब सॉरी, इसमें डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, पीयर इंटरेक्शन रहेगा, रियल टाइम फीडबैक मिलता रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। इंटरनेट रिक्वायरमेंट, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। फोकस स्ट्रक्चर्ड होता है। फोकस कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। जो सिलेबस होता है, जो पैटर्न होता है, जो पढ़ाना होता है, क्या पढ़ाना पहले से डिसाइडेड होता है। और शेड्यूल लर्निंग होती है, लगातार शेड्यूल वाइज एक टाइमिंग होता है कि आप इतने टाइम में आना है, आपको 7 से 8:30 के बीच आना है, मतलब आना है, ऐसा है 7 बजे, ऐसा कहने का मतलब है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब बारी आती है बच्चों ऑनलाइन। ऑनलाइन टीचिंग डिजिटल या वर्चुअल टीचिंग बोलते हैं, डिजिटल या फिर वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है? जब आप वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ते हो या लाइव पढ़ते हो, उसको वर्चुअल बोलेंगे। तो लोकेशन कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, दूर दराज, मतलब आप रहते मान लो बिलासपुर में हो, आप दिल्ली से भी किसी टीचर से क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। दुनिया किसी भी कोने से टीचर से पढ़ सकते हो। इंटरेक्शन वर्चुअल, वीडियो कॉल्स, चैट, मैसेज के थ्रू पढ़ा जाता है। मतलब कोई भी डाउट वाउट पूछना, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, है ना, तुरंत तुरंत कमेंट कर सकते हो। टीचिंग मेथड वीडियो, पीपीटी से, वीडियो से पढ़ते हैं, पीपीटी से पढ़ते हैं, स्क्रीन शेयरिंग, क्विजेस, ये सब होती है ना। एंड चैलेंजेस, नेटवर्क इशू बहुत प्रॉब्लम आता है। नेटवर्क इशू, अगर नेटवर्क परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेटवर्क थोड़ा सा डाउन होता है तो फिर देखना वो इंटरप्ट होता है क्लासेस, है ना। ओके, डिस्ट्रैक्शन होता है, लेस फिजिकल सुपरविजन होता है ना। अब देखो ना, अभी थोड़ा सा हम लोग का अभी वही एकदम पूरा प्योर हम लोग ऑफलाइन पढ़ते। अभी हमारा माइक क्या हो गया था, थोड़ा सा उसका बैटरी लो था, तो उसके चक्कर में हमको 15 मिनट क्या होना पड़ा, रुकना पड़ा, क्लास लेट से स्टार्ट हुआ। वही अगर शुद्ध हमारा क्या होता, कभी कभी बोर्ड भी देखना डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी, है कि नहीं। लेकिन वही नॉर्मल रहता, ऑफलाइन कितना काम होता है। हाँ, थोड़ा सा स्लो काम होता है, स्पीड कम रहता है, लेकिन होता है, सबसे बेस्ट होता है। ऐसा कोई नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अब ठीक है, चल रहा है, समय के साथ चलना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल, दूसरा ये है कि नेटवर्क इशू, डिस्ट्रैक्शन, लेस फिजिकल सुपर, डिस्ट्रैक्शन भी होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, सडनली किसी का नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज वैसेज आ गया व्हाट्सएप में, चले गए उसी तरफ आप छोड़ के उसको, है ना, ऐसा होता है। बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स फ्लेक्सिबल टाइमिंग, अपने हिसाब से देखो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, रिकॉर्डेड लेक्चर यूज करते हो, सेल्फ पेज लर्निंग, अपने अपने स्पीड के हिसाब से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। टूल्स यूज, कैसे टूल्स यूज कर सकते हो? जूम के थ्रू, गूगल मीट, स्वयं, स्वयं एक ऐप है, सरकारी ऐप है, सरकार की तरफ से, यूट्यूब, एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब चीज़ों से पढ़ सकते हो आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या लोकेशन, क्लासरूम होता है, या कहीं से भी पढ़ सकते हो। इंटरेक्शन फेस टू फेस, इसमें वर्चुअल होता है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी टीचर सेंटर, सॉरी, ऑफलाइन में कम होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मान लो शाम का अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो सुबह आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी क्या कर सकते हो, जैसे लाइव का देखना रिकॉर्ड नहीं हो जाता वो, है ना, रिकॉर्ड हो जाएगा। इंटरनेट नीड, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरी है। मॉनिटरिंग इजी होता है, ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। मॉनिटर करना क्या होता है, ऑफलाइन में इजी होता है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है मॉनिटर करना, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको ऑनलाइन में मार तो नहीं सकते उसको, ये भी एक दिक्कत है ना। एंड देन टीचिंग टूल्स, ब्लैक बोर्ड और बुक्स और वीडियो पीपीटीज वगैरह के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो फिर से क्या आ गया, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। मैंने बताया था ना तुम लोग को, टीचिंग में 3 चीजें हैं, क्या क्या है बताओ? टीचर, स्टूडेंट और उसके क्या बोलते हैं, बस पूरा सिलेबस देखना, यही घूमते रहेगा, गोल 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 यही घूमते रहेगा, है ना। देखो फिर से आ गया सपोर्ट सिस्टम। क्या आ गया? सपोर्ट सिस्टम, वो जो टीचिंग को क्या करते, सपोर्ट करते, हेल्प करते। तो बताओ, ऐसे सभी टूल्स, रिसोर्सेज या सर्विसेज, टेक्निक्स जो टीचिंग लर्निंग में क्या करते, इजी और इफेक्टिव और इंपैक्टफुल बनाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी का मतलब तो पता ही है, सिंपल बनाते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को टाइम पे करवाना। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो, इफेक्टिव का मतलब पता है, इफेक्टिव का मतलब ये होता है, जैसे मम्मी आपकी चाय बनाने के लिए बोली, बेटा चाय बना दो, जनरली चाय कितने दिनों में बन जाता है? 10 मिनट में अच्छा चाय बन जाएगा। तो चलो आपने 10 मिनट में चाय बना दिया, इसको बोलते हैं इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? अब एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? टाइम पर कम कॉस्ट में बेस्ट बनाना, उसको बोलते हैं एफिशिएंट। टाइम पर कम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट देना, उसको बोलते हैं क्या? एफिशिएंट। अब जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने बोला चाय, जब फर्स्ट टाइम आप चाय बनाए होगे तो बहुत अच्छा चाय बनाए होगे, शायद हो सकता है कि अपनी मम्मी से भी ज़्यादा स्वादिष्ट चाय बनाए होगे, सही बात है। लेकिन एफिशिएंट नहीं रहा होगा, दूध अच्छा खासा यूज़ कर लिए होगे, टाइम अच्छा खासा यूज़ कर लिए होगे, तो ना तो इफेक्टिव रहा होगा, बट एफिशिएंट नहीं रहा होगा, एफिशिएंट भी नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि टाइम पे भी नहीं बनाए होगे, बड़ा वक्त लगाए होगे, और महंगा भी बनाए होगे। तो अच्छा बनाए हो, लेकिन फिर वो क्या हो गया, एफिशिएंट नहीं है ना। आपने कॉस्ट क्या कर दी उसकी, ज़्यादा कर दी, है ना, कॉस्ट भी क्या कर दी, ज़्यादा कर दी, और मैक्सिमम आउटपुट भी नहीं दिया। तो क्या होता है, बेस्ट, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम क्या देना,
आउटपुट देना। आई बात समझ में कि नहीं आई, इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है देखो भाई, चलो समझते हैं। सबसे पहला बच्चों होता है इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट का मतलब ये होता है जहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है। बताओ इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है कि आपको क्या पढ़ना है? कहाँ से मिलता है? कंटेंट। कंटेंट ही तो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या पढ़ना है, सिलेबस। तो कंटेंट और स्टडी मटेरियल जो टीचिंग में यूज होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, हैंड आउट, और ये तुम्हारा क्या सिलेबस, ये सब तुम्हारे क्या हुआ, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सपोर्ट्स होते हैं कि सीखना क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन क्या क्या सीखना है। भाई ठीक है, अपन आ गए, मान लो सपोज हम लोग 12th पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th में सीखेंगे क्या? अगर सिलेबस ही नहीं होगा, चैप्टर से ही नहीं होंगे, तो पढ़ोगे क्या? तो पहला इंस्ट्रक्शन जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है कि किस दिशा में आपको क्या करना है, जाना है। ठीक। ह्यूमन सपोर्ट। अब ह्यूमन सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन सपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो आपकी टीचिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे आपको सिलेबस मिलता है, तो फिर टीचर आता ना, बताता ना कि बेटा क्या पढ़ना है, किधर से कितना अच्छा नंबर आएगा, किसमें ज्यादा सीखना है, किसमें कम सीखना है, क्या इफेक्टिव होगा, क्या नहीं होगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिलता है। तो ह्यूमन सपोर्ट। दूसरा क्या है? अपने दोस्तों का भी सपोर्ट चाहिए आपको। ठीक है। आईसीटी बेस्ड सपोर्ट। आईसीटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कि टीचिंग में टेक्नोलॉजी का यूज करना। जैसे कि क्या क्या, पीपीटी, यूट्यूब, एलएमएस, ये भी सपोर्ट करते हैं आज के डेट में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ना टीचिंग का पूरा पार्ट बन गया। कई बच्चे क्या होते हैं, मतलब दूर रखते हैं, बोलते हैं हमको ऑफलाइन जमता है भैया, हमको ऑनलाइन नहीं जमता, ऐसे बोलते हैं ना। हमको ऑफलाइन ठीक है, हमको ऑनलाइन। कई बच्चे क्या बोलते हैं, हमको ऑनलाइन नहीं जमता भाई, ऑनलाइन हमको जमता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हो भाई? समय बदल गया, देखो पूरा सिलेबस में आ गया ये चीज, साफ साफ लिख रहा है। अभी भी चौक डस्टर बोर्ड लिख रहा है क्या यहाँ पे? आईसीटी देखना बार बार हर जगह क्या आ रहा है, मतलब आप भूल जाइए अब ऑफलाइन सब बराबर है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब क्या है, बराबर। आपको दोनों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अभी जो पढ़ा रहा हूँ, घर जाके फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, कभी भी अटेंड कर सकते हैं आप लोग। तो ये क्या है आपका, है ना, आईसीटी बेस्ड। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, स्कूल कॉलेज जहाँ पे बैठ के पढ़ोगे। मीडिया सपोर्ट, ऑडियो मीडिया मतलब जो माध्यम होता है जिसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। कई बार जैसे मान लो जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास बहुत बड़ा है तो माइक का सहारा लेना पड़ता है, जब प्रॉपर आवाज आ सके, सबको बराबर सुन सके, वो मीडिया है। क्या है ये? मीडिया है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो मीडिया में क्या आ गया, जैसे एजुकेशनल वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, पॉडकास्ट, ये सब क्या है, मीडिया का थ्रू है। मतलब अपनी बात को दूसरों तक क्या करना, साफ सुथरे लैंग्वेज में पहुंचा देना। प्रैक्टिकल सपोर्ट। प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रैक्टिकल लर्निंग टूल, जैसे साइंस। प्रैक्टिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अब कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप करोगे तो ही सीख पाओगे। अब जैसे आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो भाई वो किताबों से नहीं बन सकते आप, जब आप खुद करोगे काम तब बन पाओगे। कंप्यूटर सीखना है, तो कंप्यूटर सिर्फ किताबों से पढ़ा देंगे तो आप कंप्यूटर नहीं सीख जाओगे। जब खुद कंप्यूटर चलाओगे, काम करोगे उस पर, पावर पॉइंट का स्लाइड बनाना है, तो जब बकायदा काम करोगे तब आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सपोर्ट। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है? तो देखो ये सब सपोर्ट में आता है। देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, मतलब आपको टीचिंग सपोर्ट बोलेगा, क्या क्या सपोर्ट है, तो आप कॉमन सेंस से क्या कर सकते हो, इसके आंसर दे सकते हो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट। चलिए यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो देखिए अगला क्या लिखा, पढ़िए नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ट्रेडिशनल वर्सेस मेथड, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग। ट्रेडिशनल वही ऑफलाइन, इसमें स्टूडेंट कैसे वो हाँ ऑफलाइन। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब ऑफलाइन, वही टीचर आता है, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता है, बुक्स वगैरह रहते हैं, एक्सप्लेन करता है, बच्चों से नोट्स बनवाता है, उसको नोट्स बना के देता है, पूरा टीचर क्लास को मैनेज करता है। क्या है वो ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल बोले तो ऑफलाइन बोल लो, टीचर सेंटर्ड बोल लो। क्या बोला मैंने? ऑफलाइन प्लस टीचर सेंटर्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मॉडर्न किसको बोलेंगे? ऑनलाइन प्लस लर्नर सेंटर्ड। खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो देखिए क्या क्या है। तो पहला फोकस टीचर सेंटर्ड, सब यार बोल दिया यार, कितने बार बोलूं, है ना। टीचिंग स्टाइल, लेक्चर, डिक्टेशन, लूट लर्निंग, वही चीज आ रही है। टूल्स, बैकबोर्ड, चॉक, टेक्स्ट बुक वगैरह यूज करते हो। ट्रेडिशनल में टीचर का रोल क्या होता है? अथॉरिटी होता है। टीचर अथॉरिटी होता है, सब कुछ वही, मतलब पूरा अथॉरिटी होता है। क्लास का जो मेन कैप्टन होता है, जो कहाँ किसको किस तरह से उनको आगे ले जाना है, सब कौन डिसाइड करेगा? टीचर ही डिसाइड करेगा। स्टूडेंट का रोल क्या होता है? पैसिव होता है। मैं हमेशा से यार स्टूडेंट का रोल को हमेशा एक्टिव मानो, मैं लर्नर सेंटर पे ज्यादा फोकस करता आया हूँ। कभी गौर करना, मैं तुम लोग से काम ज्यादा कराता हूँ, खुद काम क्या करता हूँ, कम करता हूँ, है ना। ऐसा होता ही है, तो ये जरूरी है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर सकता हूँ, करना काम आप ही को पड़ेगा, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो आप ही को सब करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, इसी के लिए मैंने दो पी, एक तो पीवाईक्यू है वो करा दिया, जो मैं कराऊंगा वो तो कराऊंगा ही पीवाईक्यू। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कराया हूँ जिसमें आपको सॉल्यूशन खुद पढ़ना है और फिर उसके आंसर क्या करना है, देना है टॉपिक वाइज। ठीक है, वो भी आपको उसमें मिल जाएगा ऐप में आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट रोल पता है, असेसमेंट,
मेमोरी बेस्ड टीचिंग, वही तो चीज आ रहा है। इंटरेक्शन पढ़ तो चुके, वन वे सब पढ़ चुके, सब बता दिया ना। मॉडर्न मॉडर्न का भी वही कहानी, लर्नर सेंटर्ड होता है, रोल स्टूडेंट का एक्टिव रहता है। क्लियर हुआ? सारी बातें पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं? सब वही बातें आ रही। क्लियर हुआ कि नहीं? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आई बात समझ बच्चों की? नहीं आई समझ में? आ गई? कोई दिक्कत है आप लोगों को? 2 मिनट रुके, फिर आगे बात करते। ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं। ओके चलिए, तो वापस आते हैं। अब हम लोग क्या लिखा है देखिए, आईसीटी बेस्ड टीचिंग। आईसीटी बेस्ड टीचिंग, आईसीटी का मतलब क्या होता है? जब आप टीचिंग में सपोर्ट मटेरियल के तौर पे कंप्यूटर का या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो उसको क्या बोल देते हैं? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब कम्युनिकेट करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आईसीटी बेस्ड टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग में क्या होता है? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, वही तुम्हारी क्या है? आईसीटी बेस्ड टीचिंग है। तो आईसीटी बेस्ड में क्या क्या आता है? अब देखो, आपको पता है जैसे कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी बेस्ड टीचिंग। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? तो पहला हार्डवेयर, किसकी जरूरत पड़ेगी? हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया। ये तो कितना स्मार्ट बोर्ड मिल रहा है, मोबाइल फोन है, सब क्या है तुम्हारे लिए? हार्डवेयर। हार्डवेयर है, क्या है? हार्डवेयर है। दूसरा है इंटरनेट। आपको क्या चाहिए? अगर पढ़ाई करना है तो भाई वीडियो वगैरह चलाने के लिए, पीपीटी वगैरह डाउनलोड करने के लिए, या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, या नोट्स बुक डाउनलोड करने के लिए, सॉफ्ट बुक डाउनलोड करने के लिए नेट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या चाहिए आपको? इंटरनेट चाहिए। समझ में आ गया क्या चाहिए? ताकि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके, लाइव क्लास अटेंड कर सके। दूसरा सॉफ्टवेयर, क्या होगा? सॉफ्टवेयर। जैसे पावर पॉइंट, जैसे अगर मुझे कोई चीज के लिए प्रेजेंट करना, कोई चीज को स्लाइड बताना है तो पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एमएस वर्ड की जरूरत पड़ती है नोट्स बनाने के लिए, एजुकेशनल एप्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा खुद का ऐप है, सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया टूल। मल्टीमीडिया टूल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं टीचर हूं, आप मेरे लर्नर हो, और मैं ऑनलाइन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी बात मैं आप तक क्या कर रहा हूं? पहुंचा रहा हूं। तो मुझे ये एक बोर्ड की जरूरत पड़ी ना, स्मार्ट बोर्ड की जरूरत। ये क्या है? मल्टीमीडिया टूल्स है। ठीक है, फिर मुझे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, एनिमेशन के थ्रू आपको समझा रहा हूं, सिमुलेशन के थ्रू पढ़ा रहा हूं। सिमुलेशन का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता तुम्हारा? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आजकल देखना, पहले आप लोग जब पढ़ते थे तो आप लोगों को जैसे सपोज, जैसे अगर मान लो बायो पढ़ते रहे होगे तो किसी के मतलब मानव शरीर के, ह्यूमन जो बॉडी होती है उसके बारे में जब पढ़ाते थे तो ऐसी नॉर्मल पिक्चर होता था। लेकिन आजकल देखना पूरा प्रैक्टिकल, आपको पूरा 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 मतलब टीचर पूरा पिक्चर बनाता था बोर्ड में, उसके बाद पढ़ाता था। लेकिन जब से बोर्ड वगैरह आ गया तो देखना बकायदा पिक्चर दिखा के क्या कर दिया जाता है, समझा दिया जाता है बड़ी आसानी से, है ना, वीडियो एनिमेशन के थ्रू। और ई कंटेंट, ई कंटेंट मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक जैसे ई बुक्स हो गया, पीडीएफ हो गए, ऑनलाइन नोट्स हो गए, मुक हो गया। मुक एक प्लेटफॉर्म में बताया था, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, और देन स्वयं प्रभा और एनपीटीईएल, ये सब जो है आपके ई कंटेंट में आते हैं। किस में आते हैं? ई कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? तो लर्निंग, इसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है आईसीटी का, लर्निंग को इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना। बच्चे एंगेज होकर क्या करें? पढ़ें और इंटरेस्टिंग हो। विजुअल और ऑडियो टूल्स यूज करना, विजुअल और ऑडियो टूल्स यूज करना। एंड देन उनके पेस, सेल्फ पेस, मतलब अपने पेस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। कभी देखना, कुछ बच्चे जो वीडियो से पढ़ते, कुछ बच्चे आराम से पढ़ना पसंद करते, कुछ बच्चे 2x में देखना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सीखना पसंद करते हैं ना, ऐसा होता है। डिस्टेंस लर्निंग में ऑनलाइन टीचिंग ईजी होती है, एंड देन एंगेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता है, अभी भी हर जगह पर इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, टीचर्स अब कई टीचर पुराने हैं, उनको जो ये सब जो नए नए जो टेक्नोलॉजी है उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फ्रेंडली नहीं हो पा रहे, तो ये सब चीजें उनके सामने क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। बच्चों में सोशल मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व होता है। देखो, मोबाइल फोन में सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, जैसे बुक्स आपके हाथ में रहेगा तो बुक में सिर्फ बुक चीजें हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाली चीजें नहीं है आपके पास। एक ही बुक में सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक मोबाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है कि नहीं? तो आपका डिस्ट्रैक्शन होना भी क्या है? इसी में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, इसी में आपको क्या मिलेगा? पढ़ाई भी मिलेगा। तो वो दिक्कतें हैं आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो क्या क्या है देखो, पावर पॉइंट इसका एग्जांपल है। पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए, यूट्यूब जो है एजुकेशनल वीडियोस के लिए है, गूगल क्लासरूम असाइनमेंट और मटेरियल शेयर करने के लिए गूगल क्लासरूम। ठीक है, जैसे असाइनमेंट या मटेरियल शेयर करना उसके लिए है। स्वयं एनपीटीईएल फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, स्वयं और एनपीटीईएल जो है ना वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज क्या करता है? प्रोवाइड करता है। और जूम और गूगल मीट एक ऐप है, सरकार की तरफ से ऐप है, अगर आप चाहो तो वहां से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई होती है यहाँ पर ऑनलाइन। समझ में आ गया? फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाके वहां पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया?
आपको चाहो तो आपको वहां से ना सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, लेकिन उसमें पैसा लगता है, थोड़ा पैसा लगेगा, वो फ्री नहीं है। पढ़ाई फ्री है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, नॉमिनल फीस देना पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। जूम और गूगल मीट तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, कोई दिक्कत है? ओके, कोई परेशानी तो बोलो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन सिस्टम। क्या आ रहा है? इवैल्यूएशन सिस्टम। किसको बोलते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम? जब कोई चीज हो जाती है, हाँ हो जाता है, हम उसको देखते हैं कि वो सही से हुआ। हाँ, सही से हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं पढ़ाया आपको, अब मुझे जानना है कि आप सचमुच उस चीज को सीखे कि नहीं सीखे, क्या आपके भेजे में कुछ गया कि नहीं गया, ये मुझे चेक करना है। तो मैं आपका क्या करूंगा? टेस्ट लूंगा, पेपर लूंगा, फिर आप टेस्ट देंगे, और हो सकता है क्राइटेरिया भी रखूं कि भाई इतने से ज्यादा नंबर पाओगे तो मैं मानूंगा कि आप सीखे हो चीज को। तभी क्या होगा? उसका इवैल्यूएशन होना। मतलब जो आपने सिखाया गया, जो टीचर ने आपको पढ़ाया है, जो कराया है, क्या आप उसको सीख चुके हो कि नहीं सीख चुके हो, इसको जानने के लिए क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन किया जाता है। इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन के बहुत सारे सिस्टम होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, लर्निंग स्किल, प्रोग्रेस को असेस करना। यही क्या है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सीखा कि नहीं सीखा, स्किल और प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस क्या वो प्रोग्रेस कर रहा है, इस चीज को सीखना ही क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इवैल्यूएशन में देखा जाता है कि हमारी टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई है, कितनी इफेक्टिव हुई है। तो देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन क्या ऑब्जेक्ट है? लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना। आपकी लर्निंग जो आउटकम्स है वो मेजर करना कि भाई कितना आपने सीखा है, उसको मेजर, मापना। क्या करना? मापना। ठीक। वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना। कई बार हम देखेंगे कि भाई आपका पेपर लिए 10 क्वेश्चन दिए थे, तो आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही एकदम बहुत अच्छे बनाए हैं और कई क्वेश्चन आपने क्या किया है? गलती किया है। तो आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। टीचिंग मेथड्स की इफेक्टिवनेस जांचना, एंड देन फ्यूचर प्लानिंग में इंप्रूवमेंट करना। ये सब चीजें होती है। फ्यूचर में प्लान करना कि भाई इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये सब चीजें होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही कारण है कि आपके ऐप में क्या बना रखा गया है? मॉक टेस्ट बना रखा गया है। बार बार जब टेस्ट दोगे तो आपको खुद अपनी कमी का क्या होगा? एहसास होगा कि सर हमने कहाँ पे कमी, कहाँ हम वीक है, कहाँ पे हम स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? तैयारी करोगे। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन टाइप क्या होते हैं? तो पहले देखो, अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला बच्चों क्या लिखा पढ़ो? फॉर्मेटिव। नाम से ही पता चला, फॉर्मेटिव मतलब होता है कोई भी चीज को बनाना, है ना? आप लोग में से कई बच्चे हैं टीचर भी हैं, कई स्कूल में पढ़ाते भी हैं। तो अब देखना, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो देखना ऐसी रूटीन, जैसे आज आपने कुछ पढ़ाया और आप रूटीन के तौर पे बोलते कल तुम लोग ऐसी टेस्ट लेंगे क्लासरूम में, ऐसी टेस्ट, कोई इंटरनल टेस्ट वेस्ट नहीं, नॉर्मल टेस्ट लेंगे। या चलो पढ़ाया तुरंत आप क्या कर रहे हो? 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्या ले रहे हो? टेस्ट। एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड आपने क्या ले लिया? टेक्स्ट। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव। फॉर्म जब आप बना रहे हो, ये जनरली फीडबैक देने के लिए होता है, इंप्रूवमेंट करने के लिए होता है, चेक करने के लिए होता है कि जो मैंने छोटा सा टॉपिक अभी पढ़ाया बच्चे को, क्या वो सीखा है कि नहीं सीखा है। समझ में आ गया? फाइनल नहीं होता। अगर ये कुछ फेल भी हो जाता तो आप उसको क्या कर सकते हो? और अच्छे से पढ़ा के फिर उसको क्या कर सकते हो? इंप्रूव कर सकते हो। इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। तो लर्निंग के दौरान होता है इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है। क्लास टेस्ट, क्विजेस, ओरल क्वेश्चन, ये सब चीजें। कई बार बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते हो, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? ठीक। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? समेटिव। समेटिव ये होता है जो फाइनल एग्जाम नहीं लेते हो, सीधा फाइनल एग्जाम लोगे जिसका रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, अब उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप, उसको बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया, ये सब समेटिव है। बाकायदा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बताते ना, अभी फाइनल एग्जाम में भाई तुमको पूरी तैयारी करनी है, ऐसा ऐसा पेपर आएगा, बिल्कुल फाइनल एग्जाम देंगे। अब उसमें कोई गलती किएगा तो भाई उसके बाद कोई फीडबैक नहीं, सीधा सारी रिपीट करना पड़ेगा उसको, है ना? उसमें कोई खास तुरंत फीडबैक नहीं दे पाएंगे इसमें। या मान लो क्वार्टरली एग्जाम भी दिया उसने तो थोड़ा देर में फीडबैक दे पाएंगे, तुरंत फीडबैक नहीं दे पाएंगे। इसको बोलते हैं समेटिव। याद रखना, समेटिव मतलब समेशन, समेटिव मतलब एकदम लास्ट में, समेटिव पूरा तोड़ जोड़, समेटिव पता होता है ना, जोड़, टोटल। तो टोटल ओवरऑल क्या सीखा वो इकट्ठे क्या करना? टेस्ट लेना। समझ में आ गया? फॉर्मेटिव में छोटे छोटे टॉपिक का आप इवैल्यूएशन करते हो, इसमें पूरे इकट्ठे इवैल्यूएशन करते हैं। अगला है बच्चों नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दोनों को समझो। क्राइटेरियन देखो, जनरली आप जब पढ़ते थे ना बचपन से लेकर जब तक कॉलेज वॉलेज पढ़े, पीजी वीजी करे, तो क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने इतना परसेंट ला दिया या हर एक सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आप क्या कर लिए, पा गए, जैसे 33 मार्क्स पा गए, जैसे हर एक 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर पेपर में आप 33 मार्क्स क्या कर गए, 33 मार्क्स या उससे ज्यादा पा गए, तो आप क्या माने जाओगे? पास माने जाओगे और अगले क्लास में क्या हो जाओगे? प्रमोट हो जाओगे। इसको बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या होता है? क्राइटेरियन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हो, जैसे अभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दोगे,
तो इसमें बेटा आपको क्राइटेरिया नहीं चलेगा, ऐसा नहीं बोलते इसमें कि आपको इतना परसेंट ला दोगे तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई माने जाओगे, जी नहीं। अब क्या है, क्राइटेरियन नहीं है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मतलब कि टॉप 6% में आओगे तो मतलब एक टॉप 6% में आओगे तो आप सेलेक्ट माने जाओगे, तब आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड माने जाओगे। समझ में आ गया? क्राइटेरिया नहीं रहेगा इसमें, क्राइटेरिया नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, आपका परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा। जैसे मान लो सबसे टॉपर लड़का, अगर सपोज टॉपर लड़का ने 300 में से 224 मार्क्स लाया है, तो उसके बाद जैसे टॉपर लड़का आया 224 मार्क्स, तो उसके बाद फिर देखेंगे कितने कितने लोग मार्क्स ला रहे हैं। अब एक रेंज होगा, कट ऑफ लिख लेगा आपका कि जैसे मान लो लास्ट कट ऑफ गया 190 मार्क्स गया, तो जो 190 के अंदर में आएगा तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा, और 190 के बाहर में आएगा तो फिर वो डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब टॉप 6% जैसे सेलेक्ट करना है, तो जो टॉप 6% में आए उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें आप लोग को? ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है ना, 1000 पोस्ट लिख लें जैसे मान लो, तो जो टॉप 1000 में आएंगे उनको सिलेक्शन होगा, जो बाकी का सिलेक्शन चाहे आप ज्यादा नंबर लाओ या कम नंबर लाओ वो मैटर नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार क्लियर करते हैं। समेटिव लर्निंग के एंड पर होता है, नॉर्म स्टूडेंट के कंपैरिजन एक दूसरे से करने के लिए होता है, ठीक है। और ये किसके बेस पे होता है, प्री डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड लर्निंग होती है कि भाई इतना परसेंट ला दोगे तो आप क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ बात? चलिए अब बात करते हैं की टर्म इन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में कौन कौन से की टर्म होते हैं? सबसे पहला बेटा होता है वैलिडिटी। क्या होता है? वैलिडिटी मतलब वैधता। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो टेस्ट लिया जा रहा है क्या वो वैलिड है, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या वो आपके एग्जाम के हिसाब से क्या है, वैलिड है कि नहीं है। जो टेस्ट लिया जा रहा है, तो जिस चीज को मतलब वैलिड का मतलब होता है कि जिस टेस्ट को मेजर करने जो आपने मेजर करने के लिए कर रहे हो क्या वो मेजर कर रहा है। जैसे यूजीसी नेट, क्या यूजीसी नेट क्यों टेस्ट लिया जाता है? यूजीसी नेट में क्या देखा जाता है? टीचर बनोगे तो आपका पेशेंस देखा जाता है, आपका स्पीड देखा जाता है, आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आता तो भी कैसे सॉल्व कर लोगे, ये चीज देखा जाता है ना। कॉमन सेंस आपका देखा जाता है। तो क्या वो टेस्ट उस चीज को माप रहा है कि नहीं माप रहा है? अगर वो चीज को माप रहा है उसी को बोलते हैं वैलिडिटी। कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी का एग्जाम, सुनना, कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम, कई लोग देखना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर जाते हैं, और कई लोग कितने साल से लगे रहते हैं, 7-8 साल 10 साल लग जाता है, फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाते। क्या रीजन है? रीजन ये है कि वहां तो 10 साल से जो पढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट तो जबरदस्त होगा, फिर वो क्यों नहीं निकाल पा रहा है, और जो पहली बार पढ़ा वो एक बार निकाल दिया। सबसे बड़ी चीज है पैनिक सिचुएशन। यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है, आप जब उस पोस्ट में जाओगे, आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, सबसे बड़ा चीज है कि वहां पैनिक, टेंशन को कैसे डील करते हो, टेंशन को कैसे डील करते हो, पैनिक सिचुएशन में कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। वही चीज तो पेपर में डालता है कि आप कितने सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, कितने पैनिक को आप झेल सकते हो, यही तो मापना है उस पेपर का। अगर इस पेपर को अगर आप ये चीज सोच के पढ़ोगे कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, पैनिक को झेल लेना है, अगर ये सब चीज को झेल लिए तब आप आराम से यूजीसी नेट क्या कर रहे, सॉरी आप यूपीएससी एग्जाम क्या करोगे, क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर इमोशंस है, भावनाएं हैं, है ना, कॉन्सेप्ट रट्टा मार वाली कहानी आपकी, शायद नहीं निकाल पाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो जो क्वालिटी होती है वही तो मेजर किया जाता है उसमें, कि आपकी वो क्वालिटी है कि नहीं है। वो चीज आपको नहीं दिखाई देगा, सिलेबस में वो चीज दिखाई नहीं देगा। आई बात समझ में? ये चीज को आपको जानना पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। रिलायबिलिटी, अगला क्या है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीय। विश्वसनीय का मतलब ये होता है कि अगर मान लो टेस्ट को बार बार ले तो वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपका हमने अकाउंट्स का टेस्ट लिया, सपोज आपने अकाउंट्स का टेस्ट लिया, तो आपने अकाउंट्स का टेस्ट दिया और आपको सपोज आपको उसमें 100 नंबर का टेस्ट था तो आप 70 नंबर पाए, तो फिर टेस्ट लेते चलो, फिर अगले दिन हम फिर मतलब बोले चलो टेस्ट ले लिए, फिर 3 महीने बाद बोलेंगे फिर टेस्ट होगा तुम्हारा, फिर टेस्ट हुआ, फिर इस बार आपका नंबर जो आया 73 आया, 75 आया, 76 आया। मतलब क्या हो रहा है कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो वैलिड है, मतलब आप उसके एलिजिबल हो, करके बार बार देने से आपका नंबर उसी के आसपास आ रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये देखना, आप अगर एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे, देखना फिर आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी, बार बार आप क्वालिफाई करोगे, बार बार अगर जितने बार फॉर्म भरोगे उतने बार क्या करोगे, क्वालिफाई कर ही लोगे। क्योंकि वही तो है कि जो आपको सिखाने के लिए बनाया गया था टेस्ट, वो चीज वो है कि नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हो, देखो दो चीज होती है, एक ऑब्जेक्टिव और एक, जैसे कभी एग्जाम देते हो आप तो देखना दो चीज होता है, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको आंसर फिर आप लिखते हो,
तो आंसर लिख रहे हो कॉन्सेप्ट का, लेकिन कुछ अपनी भावनाओं को भी जोड़ देते हो, कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ झेल भी देते हो। कॉलेज का एग्जाम वगैरह जो देते थे, याद है? ये है सब्जेक्टिव। कॉलेज का, स्कूल का जो एग्जाम देते थे ना, लिखित में देते थे, क्या है ये? सब्जेक्टिव है। उसी जगह ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या होता है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में देते हो, फोर ऑप्शन रहता है, 4 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। वहां कुछ आप अपना पर्सनल चीज को नहीं डाल सकते, वहां अपनी भावनाओं को आप व्यक्त, क्वेश्चन पूछा आपको आंसर देना, खत्म, सबका आंसर एक जैसे रहेगा, है कि नहीं? उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो जब आप इवैल्यूएशन करोगे तो वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, पर्सनल बायसेस वहां नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, अपनी भावनाएं इमोशंस नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम बैलेंस होना चाहिए। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, एक आंसर होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। जैसे जहां सब्जेक्टिव होगे तो वहां क्या हो जाओगे? पक्षपात आ जाएगा, बायसनेस आ जाएगी। एक बार में आंसर दो भैया, है ना, एक वर्ड में आंसर दो, ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा तुम्हारा घर दिखेगा, तो मैं बोलूंगा क्या है ये, तो तुम क्या बोलोगे? ये एक हाउस है बोलोगे। अब अगर मैं बोलूंगा सब्जेक्टिव आंसर दो इसका, तो क्या बोलोगे? ये हमारा ना सपनों का घर है, ये हमारा घर मंदिर है ना, मेरे पापा का सपना है, ये हमारा सपना है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के बोलोगे। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में? ऐसा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बात? ठीक है, तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या है यार, ठीक है, सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगला है प्रैक्टिबिलिटी। क्या होती है? प्रैक्टिबिलिटी। प्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि टेस्ट को जिसके लिए बनाया गया है, क्या उस चीज को क्या कर रहा है, वो मेजर कर रहा है। मतलब टेस्ट बनाना और कंडक्ट करना आसान हो, मतलब प्रैक्टिबिलिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो 3 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है तो वैसे ही दो। ऐसा नहीं कि 40-50 क्वेश्चन दे दिए, बोले 3 घंटे में सॉल्व करो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई आपको, जैसे मान लो कोई जगह है 100 किलोमीटर वहां की दूरी है। अब 100 किलोमीटर की दूरी जनरली आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में पा जाओगे, रोड अगर अच्छा खासा है तो। 100 किलोमीटर दूरी आप 2 घंटे 3 घंटे में, 2 घंटे में तो आराम से पहुंच जाओगे, 1.5 घंटे तक में पहुंच ही जाओगे। आई बात समझ में? लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, तुम 15 मिनट में पहुंच के दिखाओ, प्रैक्टिकल है क्या? तो वैसा प्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए। जो टेस्ट ले रहे हो प्रैक्टिबिलिटी, इवैल्यूएशन प्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए। आई बात समझ में? एंड यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटी का मतलब होता है टेस्ट का जो रिजल्ट है वो यूजफुल होना चाहिए, टीचर के लिए भी यूजफुल होना चाहिए, फ्यूचर के लिए, और स्टूडेंट के लिए भी क्या होना चाहिए? यूजफुल। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत है? आजकल के डेट में मॉडर्न इवैल्यूएशन के मेथड क्या है? जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो गया, क्विजेस हो गया, कंटीन्यूअस इंटरनल असेसमेंट हो गया, पीयर इवैल्यूएशन हो गया। पीयर इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? अपने साथ के बच्चों से उनका कंपैरिजन करना, ठीक है। एंड देन सेल्फ असेसमेंट, खुद का भी असेसमेंट आप कर सकते हो, खुद टेस्ट वगैरह दे सकते हो। रूब्रिक बेस्ड ग्रेडिंग, ये सब चीजें होती है। सेल्फ असेसमेंट मतलब जैसे हमारा मॉक टेस्ट दोगे तो क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट होगा आपका, ठीक है। रूब्रिक वो होता है ना, रूब्रिक ग्रेडिंग वगैरह, रूब्रिक वगैरह कुछ रहता है, मेरे को भी ठीक से पता नहीं है, बताऊंगा। रूब्रिक वो कुछ रूब्रिक बेस्ड ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह होता है। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ। एक मिनट लो, बता ही देते हैं। रूब्रिक का मतलब होता है कि जो पहले से डिटरमाइन होता है ना, जैसे आपको ऑप्शन नहीं देते, जैसे पहले से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आपको, जैसे कभी होटल में जाते होगे तो आपको सर्विस पूछा है, कैसा लगा सर्विस, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, उसको बोलते हैं रूब्रिक बेस्ड क्वेश्चन। आई बात समझ? उसको बोलते हैं रूब्रिक बेस्ड क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसा होता है रूब्रिक बेस्ड। क्लियर? चलो, इवैल्यूएशन क्या होता है? अगला इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के बारे में देखिए, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन देखो, बता दिया मैंने। ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इवैल्यूएशन टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? तो देखो इवैल्यूएशन के मेथड क्या है। पहला कौन सा मेथड है बताओ जल्दी, पढ़ लिए अपन लोग। दूसरा कौन सा मेथड है? तीसरा आप लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक मतलब होता है निदानात्मक, कोई समस्या का समाधान करना। समस्या क्या करना? अब जैसे मान लो कोई बच्चा जो है बार बार फेल हो रहा है, बार बार मैथ्स में क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो आप क्या करोगे? पता करोगे यार बार बार क्यों फेल हो रहा है। तो एक टेस्ट लोगे, आप देखोगे कहाँ कहाँ कमजोर है। तो आप जब टेस्ट लोगे तो पता चलेगा यार बना तो सब कुछ ठीक रहा है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, मल्टीप्लाई ठीक से नहीं कर रहा है, जोड़ घटाव क्या कर रहा है, गलत कर दे रहा है, करके इसका आंसर क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। तो अब आप उसको क्या करोगे? टेस्ट लिया ना आपने, क्या देखने के लिए टेस्ट किया कि भाई उसका प्रॉब्लम क्या है।
और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई हो गया, फिर वो सुधारोगे। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। किसी समस्या का पता लगाने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक्स। और फिर उसका आप निदान भी करेंगे, क्या करेंगे, निदान भी करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक। अगला बच्चों प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर लर्निंग एबिलिटी का एस्टिमेट। फ्यूचर मतलब फ्यूचर वो चीज सीख पाएगा कि नहीं पाएगा। अब जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए, जैसे बच्चों को देखना जो जैसे मान लो किसी बच्चों को अगर एमबीबीएस करना है, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए क्या रूल है, नीट की एग्जाम देना है, नीट क्लियर करना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए क्या करना है, जेई क्लियर करना है ना, जेई क्लियर करना है। ये एंट्रेंस एग्जाम है। क्यों लिया जाता है भाई एंट्रेंस एग्जाम? क्योंकि एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है टफ होती है कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको क्या एग्जाम दिया जाता है, नीट का एग्जाम दिया जाता है। जो बच्चा नीट क्रैक कर लेगा मतलब वो पढ़ाई करने के केपेबल है, मतलब फ्यूचर में वो चीज को सीख पाएगा। और नहीं कर पा रहा मतलब वो सीख पाएगा नहीं। इसको बोलते हैं क्या, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्रोग्रेस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बता दिया। अपने पीयर लोगों के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम का आता है टॉप 100 पर, टॉप 100 पर सेलेक्ट करना या टॉप 50 को सेलेक्ट करना, है ना। और क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया दे दी जाती है, इतना अगर परसेंट आपने मार्क्स ले आया तो आप एलिजिबल माने जाओगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है बच्चों की? नहीं है? ठीक बात है। ठीक है, चलो तो आज के तक काफी है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लियर हुआ? चलो थैंक यू। इसको नोट्स बना लेना और अच्छे से समझ लेना। थैंक यू।